हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 10th बायोलॉजी क्लास। हाउ आर यू? सब ठीक है ना बेटा? चलिए, टुडे वी विल कंटिन्यू। हम अपना जो चैप्टर है डेट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द टॉपिक्स विंड एनर्जी एंड द सोलर एनर्जी। वन बाय वन वी रीड दैम। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी तापीय विद्युत ऊर्जा की और आपके जल विद्युत ऊर्जा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की और सौर ऊर्जा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम पवन ऊर्जा के साथ। इसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए पवन किसे कहते हैं। पवन क्या होती है? जो बहती है, जो बहती हुई हवा है उसे हम पवन कहते हैं। और उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हम दोबारा उसके बारे में नहीं बात करेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा है जो आपकी पवन में पाई जाती है वो कैसे काम करती है। कि हमने अगर कोई विंडमिल लगाई है, इस डायग्राम के थ्रू देखिएगा कि हमने कोई विंडमिल अगर लगाई है किसी एरिया में, तो जब बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर आएगा तो ये जो विंड मिल है वो क्या करेगी? घूमना शुरू कर देगी। आप सभी जानते हैं जो हवा है, पवन है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा प्रेशर से आती है तो वो उसको हिला देती है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास हमने किसी एरिया में विंड मिल को लगाया है, पवन चक्की को लगाया है अगर हमने, तो वो पवन चक्की हवा के उस दबाव के कारण घूमना शुरू कर देगी, जिससे हमारी क्या जो विद्युत है वो उत्पन्न हो जाएगी और उस विद्युत से हम अपने बहुत सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। अब खाली एक जो पवन चक्की है वो हमें बिजली उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं रहती। अगर हमें बिजली पैदा करनी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी पवन चक्कियों को श्रेणी क्रम में लगाना होगा और समांतर क्रम में भी लगाना होगा, तभी हम जो है बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे कि हम उपयोग कर सकते हैं अपने घरेलू कामों के लिए। जहाँ वो स्थान जहाँ पर कि बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ मिलाकर लगाया जाता है, उस क्षेत्र को हम, उस स्थान को हम पवन ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं या पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा हम जो ऊर्जा है उसको उत्पन्न करते हैं। जो विंड मिल है यानी पवन चक्की है, उसे चलाने के लिए हमें कम से कम पवन की जो तीव्रता है वो कितनी चाहिए? 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमारे पास इतनी तीव्रता की वायु नहीं है, पवन नहीं है, तो हमारी जो पवन चक्की है वो घूम नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके ब्लेड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तीव्रता की ही वायु चाहिए होगी घुमाने के लिए। तो ये इसके कमी है पवन चक्की की। अब जानिए कि इसकी लाभ क्या है, या हम इससे कैसे जो गतिज ऊर्जा है उसको कैसे कैसे हम उपयोग कर सकते हैं पवन की। पहला कि हम इसके द्वारा विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा कि हम इसके द्वारा आटा चक्की चला सकते हैं। पुराने टाइम में चलाई भी जाती थी, आजकल तो इसका फिर भी बहुत कम उपयोग हो रहा है, लेकिन पुराने समय में आटा चक्कियाँ इन्हीं के द्वारा चलाई जाती थी। तीसरा है कुएं से पानी निकालने के लिए भी पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता था पुराने समय में। डेनमार्क जो है वो ही केवल एक ऐसा देश है जिसे हम पवनों का देश कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है और पवन चक्कियों से ही वहाँ पर जो विद्युत है उसका उत्पादन किया जाता है। भारत का स्थान पवन चक्कियों से ऊर्जा उत्पन्न करने के क्षेत्र में 5वां है। 5वें नंबर पर हिंदुस्तान जो है वो पवन चक्कियों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है पूरी दुनिया में। उसके अलावा भारत में वो स्थान कहाँ है? तो भारत में तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी जो है वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, जिससे कि जो आपकी विद्युत है 300 मेगावाट की, जो 380 मेगावाट की जो विद्युत ऊर्जा है वो वहाँ पर उत्पादित की जाती है और उससे बहुत सारे घरेलू काम जो है वो किए जाते हैं। लाभ क्या है इसके पवन चक्की के या पवन ऊर्जा के? कि ये आपकी पर्यावरण को किसी भी तरीके से प्रदूषित नहीं करती है। दूसरा, इसे लगाने के लिए भाई लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन होती है, तो बस उनको क्या होती है, पवन चक्कियाँ लगानी होती हैं, तो और ज़्यादा चीज़ों के मुकाबले में इसे लगाने के लिए जो पैसा है वो भी कम लगता है। अब इसकी हानियाँ क्या हैं?
तो हानियाँ जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हानि तो यही है कि इसके लिए हमें जो हवा है उसकी तीव्रता कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, अब जैसा आप देख रहे हैं आजकल हवा नहीं चल रही है और किसी दिन चलती है तो 15-20 से भी ज़्यादा हवा चल जाती है। तो जो हवा की तीव्रता है वो निश्चित नहीं है, जिसकी वजह से पवन चक्कियाँ किसी दिन तो काम कर सकती हैं और किसी दिन काम नहीं कर सकती हैं। दूसरा, इन्हें लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्षेत्र चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा स्थान चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पवन चक्कियाँ जब एक साथ लगेंगी तभी वो विद्युत का उत्पादन कर पाएंगी। तीसरा, इनके जो ब्लेड्स हैं, इन्हें हम ब्लेड्स कहते हैं, इनके ब्लेड्स की जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, उसके खर्चे में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो वहाँ हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हानि हो जाती है पैसा खर्च करने में। और तीसरा वही है कि जो हवा है उसकी हमें जो तीव्रता है उसे हम नियमित नहीं रख सकते हैं कि रोज़ जो है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही हवा बहे। तो ये इसकी हानियाँ थी। चलिए अब हम बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? आप सभी जानते हैं, हमारी अर्थ पर जो ऊर्जा का एकमात्र उत्तम स्रोत है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें बिना किसी खर्चे के बहुत अधिक मात्रा में जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। तो पहले तो हम इतना नहीं जानते थे, लेकिन आजकल हमने क्या करा है, उस ऊर्जा का हमने उपयोग करना शुरू कर दिया है अपने घरेलू कामों में भी और बहुत सारे कामों में। तो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो वह ऊर्जा जिसे हम सूर्य के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं वह ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। भारत एक ऐसा देश है केवल जिस पर कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। लगभग 5000 ट्राई मिलियन जो किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर आपकी ऊर्जा है वो एक साल में हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। यानी और किसी जगह पर सूर्य इतनी ज़्यादा अपनी प्रकाश को नहीं देता है जितना कि भारत में देता है। तो हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कम है। अब जो सौर ऊर्जा है उनसे हम कौन कौन से उपकरण चला सकते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण क्या होते हैं कि वे उपकरण जिन्हें हम सौर ऊर्जा द्वारा जो आपकी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उनके द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें हम सौर ऊर्जा नियंत्रित जो उपकरण है वो कहते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला आपका सोलर कुकर, दूसरा है आपका सोलर हीटर, तीसरा है आपका सोलर सेल और चौथा है आपका सोलर पैनल। जो आप सभी जानते हैं आजकल सोलर पैनल सभी के घरों में लगे होते हैं। सभी ने अपनी छतों पर ज़्यादातर क्या लगवा रखे हैं, आजकल सोलर पैनल लगवा रखे हैं, ताकि जो बिजली है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सूरज के द्वारा बन सके और आपके मीटर का खर्चा बच सके, इसीलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर कुकर के बारे में। सोलर कुकर क्या होता है? ये काले रंग का बॉक्स होता है जिसमें एक रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक लगा होता है ऊपर की साइड और उसके बीच में लगा होता है एक कांच। जो परावर्तक है, ये 3 चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं सोलर कुकर के लिए। काले रंग का बॉक्स, फिर है आपका ग्लास यानी कांच, और तीसरा है आपका रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक। ये आपको डायग्राम बना के दिखाया है मैंने सोलर कुकर का। तो सोलर कुकर क्या है? वह उपकरण जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है सूर्य के द्वारा परावर्तित ऊर्जा से, वह उपकरण हमारा सोलर कुकर कहलाता है। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये 4 बॉक्सेस हैं। इनके अंदर हम जो भी हमें खाना पकाना होता है उसको हम रख देते हैं, जैसे दाल है और चावल है उनको हम रख देते हैं पानी डालकर, और इसको शीशे से हम कवर कर देते हैं। और जब हम इसको कवर कर देते हैं तो जब सनरेज इस पर आती हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो आ जाती हैं, रिफ्लेक्टर भी लगा देते हैं, तो वो जो सूरज की किरणें इसके अंदर आ जाती हैं वो इस परावर्तक के कारण वापस परावर्तित नहीं हो पाती हैं और वो अंदर ही अंदर इस बॉक्स में एक ताप को बना लेती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खाना है यानी हमारी दाल है और जो हमारे चावल हैं वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। छौंक का काम हम इसमें नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पकाने का जो काम है, गलाने का जो काम है वही सोलर कुकर में कर सकते हैं। छौंक वगैरह के लिए तो हमें गैस का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये इसकी हानि थी जिसकी वजह से इसका कम यूज़ किया गया कि पहले तो हम इसमें सिर्फ उबाल ही सकते हैं चीज़ों को, छौंक वगैरह नहीं लगा सकते। दूसरा, हम इसमें कम मात्रा में ही खाना बना सकते हैं। उसके अलावा
किसी दिन मान लो अगर सूरज नहीं है, जैसा बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम में अगर बारिश हो गई तो सोलर कुकर से हम खाना नहीं बना सकते, या रात में खाना बनाना होगा तो हम नहीं बना सकते सोलर कुकर की वजह से। तो इसलिए इसका जो उपयोग है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता चला जा रहा है। अब बात करेंगे हम सोलर सेल्स के बारे में कि सोलर सेल क्या होती हैं। तो ये आपकी क्रिस्टल, ये सिलिकॉन की बनी हुई सेल होती हैं, क्योंकि जो आपका सिलिकॉन है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। लेकिन कई जगह अर्धचालक के रूप में सोलर सेल के अंदर जर्मेनियम धातु का भी उपयोग किया जाता है। अब यहाँ हमने सोलर सेल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे सोलर पैनल की। सोलर पैनल कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे सोलर सेल्स को श्रेणी क्रम में एक साथ लगा दिया जाता है तारों की मदद से, तो वहाँ पर जो एक संरचना हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सोलर पैनल। और यही सोलर पैनल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं बिजली के उत्पादन में, विद्युत के उत्पादन में। क्या लाभ है इसके? जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसे हम कैलकुलेटर चलाने में उपयोग कर सकते हैं और उससे हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा ये सुरक्षित होते हैं, सस्ते होते हैं और इनके रख रखाव की भी कोई टेंशन नहीं है। एक बार छत पे लगा दिया तो लगा दिया, अब रोज़ उस पर कपड़ा नहीं मारना होता, रोज़ उसे चमकाना नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। बारिश भी पड़ती है तो भी हमें उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती है। तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है, कीमत है, वो भी क्या होती है? कम होती है। और इसका फ़ायदा क्या है हमें सबसे ज़्यादा? ये कि जो सोलर पैनल हैं उनसे हम 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक की जो विद्युत है वो उत्पन्न कर सकते हैं, या कम से कम हम इससे 0.7 वाट की जो विद्युत है वो आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो मीटर का खर्चा है वो भी बच जाता है, हमारे इन्वर्टर्स का खर्चा भी बच जाता है। तो इससे हमें फ़ायदा ज़्यादा है और हानियाँ कम हैं। इसीलिए आज के समय में जो सोलर पैनल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो आप इन सब जो नोट्स हैं उनको आपको दिए जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से अपने कॉपी पे लिखिएगा, डायग्राम्स को अच्छी तरह से बनाइएगा और साथ साथ याद भी करते चलिएगा ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।